ये कहानी एक ऐसे हीलर की है जिसे हीरोज़ ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वही हीलर बाद में उन सबसे ज़्यादा पावरफुल निकला। शुरुआत में ये एनीमे एक नॉर्मल हीलर स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पता चलता है कि असली गेम तो सीक्रेटली यही बंदा कंट्रोल कर रहा था। एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर को जिसमें एक खूबसूरत सी एल्फ सो रही होती है जिसका नाम होता है लिली। फिर वो जाग जाती है और हमारे हीरो को गुड मॉर्निंग कहती है जिसका नाम होता है जेनोस। फिर हम देखते हैं कि लिली तैयार हो रही होती है और वो जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर वो अपने और जेनोस के लिए चाय निकाल रही होती है। तभी हम जेनोस को देखते हैं जो लिली को गुड मॉर्निंग कहता है। लिली उससे कहती है मैंने गरम गरम चाय बनाई है तुम्हारे लिए। जेनोस उसको थैंक्स कहता है जैसे वो उसकी वाइफ हो। फिर लिली हमें हीलर्स के बारे में बताती है कि इस दुनिया में तीसरे दर्जे का हीलर बस छोटे जख्म ही सही कर सकता है और दूसरे दर्जे का हीलर पूरी तरह से एक शख्स को ठीक कर सकता है, चाहे जख्म कितने भी गहरे क्यों ना हो। और पहले दर्जे का हीलर पूरी दुनिया को हील कर सकता है और उसे बेहतर बना सकता है। फिर वो हमें हीलर्स के राज्य के बारे में बताती है। यह हार्जिप का राज्य है, एक ऐसा देश जिसका इतिहास हीलर्स से जुड़ा हुआ है। हीलर्स के योगदान की वजह से ये राज्य बढ़ता गया और इसे एक अहम पहचान मिल गई। और लिली हमें ये भी बताती है कि रॉयल हॉस्पिटल वही जगह है जहाँ हीलर्स इकट्ठा होते हैं हीलिंग मैजिक को और बेहतर बनाने के लिए, और वहीं से अपना लाइसेंस हासिल करके हीलर्स अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन इस राज्य के एक कोने में कोई ऐसा भी है जिसे फॉर्मल शिक्षा नहीं मिली और जिसके पास हीलिंग मैजिक यूज करने का लाइसेंस भी नहीं है, यानी हमारा जेनोस। फिर हम जेनोस को देखते हैं जो एक जख्मी को हील करता है। वो लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे पूरी तरह से हील कर दिया। फिर वो लड़का उसे पैसे भी देता है। जेनोस से कहता है मैं तुम्हें हमेशा हील करता रहूंगा और इसके बदले तुम भी मुझे पैसे देते रहना। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिली जेनोस से कहती है तुम्हें किसी को हील करने जाना था ना। जेनोस कहता है हाँ मुझे जाना है, मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा। लिली प्यार से कहती है ठीक है, मैं खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपना ख्याल रखना। जेनोस कहता है जैसा कहे माय लेडी, अब मैं चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लिली आग जला रही होती है खाना बनाने के लिए। फिर वो खाना बनाने लगती है, तभी हम उसके पीछे किसी लड़की के बाल को देखते हैं जिसका नाम होता है कार्मिला। लिली उससे पहचान जाती है और कहती है कि डिनर अभी रेडी नहीं हुआ है कार्मिला। कार्मिला लिली से कहती है जरा मुझे देखने दो, तुम क्या इतना टेस्टी बना रही हो, तुम तो स्ट्यू बना रही हो, मैं हमेशा तुम्हारा खाना खाने का इंतजार करती हूँ। लिली कहती है मैं हमेशा कुछ न कुछ टेस्टी बनाती रहूंगी क्योंकि मैं एक ना एक दिन जेनोस की वाइफ बन जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जेनोस हमेशा टेस्टी खाना खाए। कार्मिला कहती है तुम जेनोस के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, मुझे यकीन है कि जेनोस भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा। ये कहकर वो चली जाती है। तभी जेनोस से एक लड़की मिलने आई होती है जिसका नाम होता है सोफिया। वो कहती है क्या जेनोस घर पर नहीं है। लिली उससे कहती है कि जेनोस किसी मरीज को देखने गए हैं। सोफिया कहती है अच्छा ऐसी बात है, तब मैं उसका इंतजार करूंगी जब तक वो वापस ना आ जाए। मैंने तो सोचा था कि पहले आकर मैं उससे सबसे पहले मिलूंगी। फिर हम देखते हैं कि एक प्यारी सी डेमी ह्यूमन भी आ जाती है जेनोस के घर पर उससे मिलने। इसका नाम होता है लूना। लूना को लगता है घर में कोई नहीं है। फिर लिली उसे भी बताती है कि जेनोस किसी मरीज को देखने गया है और जब वो जेनोस के घर पर सोफिया को देखती है तो वो चौंक जाती है। सोफिया लूना से कहती है पहले मैं आई हूँ इसलिए जेनोस से पहले मैं मिलूंगी, तुम यहाँ क्यों आई हो। लूना कहती है वो भी सर जेनोस से मिलने आई है और वो भी उसका इंतजार करेगी और वो दोनों बहस करने लगती हैं। तभी लिली उनसे कहती है मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए तुम लोग लड़ो मत। सोफिया कहती है तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं एक और लड़की को जिसका नाम होता है आन्या। वो दरवाजा तोड़ के अंदर हंसते हुए आ जाती है और लिली से कहती है जेनोस कहाँ है, मैं उसके साथ मजे करने आई हूँ। लिली उससे बताती है कि जेनोस मरीज को देखने गया है। सोफिया और लूना अंदर बैठे हैं, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो मगर दरवाजा जोड़ने के बाद। फिर हम देखते हैं कि तीनों एक साथ बैठी होती हैं। सोफिया कहती है आज पूरी गैंग एक साथ यहाँ पर क्यों है। लूना कहती है तुम दोनों सर जेनोस को मुझसे नहीं छीन सकती। आन्या कहती है मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम दोनों को लिली का कुकिंग का वादा कुछ गैर जिम्मेदार लगा है ना। सोफिया कहती है ये तुम्हें सिर्फ लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि लिली अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना बना रही होती है और वो उस खाने में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालती है जिससे खाना टेस्टी हो जाए। फिर लिली उनसे कहती है कि जब जेनोस आ जाएगा तब हम साथ में डिनर करेंगे, तो तुम लोग भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। आन्या कहती है यही तो मैं चाहती हूँ। सोफिया कहती है हाँ मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। लूना कहती है हाँ मैं भी खाऊंगी। फिर लिली कहती है मुझे उस वक्त का
बेसब्री से इंतजार है जब हम एक साथ डिनर करेंगे। तभी लिली को कोई काम याद आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। सोफिया को खाने की महक आने लगती है। वो कहती है कि जो कुछ भी बन रहा है बहुत टेस्टी होगा। लूना कहती है मैं डिनर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगी। आन्या कहती है तुमने सही कहा, चलो थोड़ा सा चख के देखते हैं। आन्या जैसे ही थोड़ा सा चखती है उसका दिमाग हिल जाता है। वो कहती है ये तो बहुत टेस्टी है। लूना कहती है मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूंगी। फिर वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाती है और दबा कर खाने लगती है। सोफिया कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब तो तुम दोनों को लिली छोड़ेगी नहीं। तभी सोफिया को एक बार फिर स्मेल आती है और वो कहती है थोड़ा सा चख लेने में कोई बुराई नहीं है, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि जेनोस हर रोज कितना टेस्टी खाना खाता है। और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लिली कपड़े सुखाने आई होती है और वो थककर वहीं लेट जाती है। फिर वो कहती है आशा करती हूँ कि जेनोस जल्दी घर आ जाए। ये कहकर उसकी आंख लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूना, सोफिया और आन्या पूरा खाना सपाचट कर चुकी होती हैं। सोफिया कहती है अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता इस प्रॉब्लम से। लूना कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगती है और इल्जाम लगाने लगती हैं कि सबसे ज्यादा किसने खाया। आन्या कहती है ये तुम दोनों की गलती है, मगर कांड तीनों ने मिलकर किया होता है। फिर तीनों प्लान बनाने लगती हैं अब क्या करना है। सोफिया उनसे कहती है चलो इस पॉट को इंग्रेडिएंट से भर डालते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी लिली वहाँ आ जाती है और उनके किए हुए कांड को देखकर शौक लग जाता है उसे। फिर वो अपने गुस्से को दबाकर उनसे पूछती है बताओ यहाँ क्या हो रहा है। लिली को गुस्से में देखकर तीनों घबरा जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लिली उन तीनों से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो तीनों लिली से नजर तक नहीं मिला रही होती। लूना भोली बनकर कहती है मैं कुछ नहीं जानती, और फिर वो तीनों लिली से कहती हैं हम कुछ नहीं जानते। ये बात सुनकर लिली को और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शैतानी स्माइल करके उनसे पूछती है बताओ आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। सोफिया घबरा कर कहती है मुझे स्मेल अच्छी आ रही थी इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। लूना कहती है मैं भी अपने हाथों को रोक नहीं पाई। और आन्या कहती है ये बहुत टेस्टी था। तभी हम देखते हैं कि लिली को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। आन्या कहती है मैंने तो लगभग पूरा पॉट ही खा लिया होगा। लूना कहती है तुम इतना खाने के बाद उसे पचा नहीं पाओगी। आन्या कहती है जेनोस है ना मेरी मदद करने के लिए। सोफिया कहती है इन फालतू की चीजों के लिए जेनोस को परेशान मत करना। फिर लूना कहती है मैं चाहती हूँ कि जेनोस मेरी पूंछ को सहलाए जैसे वो हमेशा की तरह सहलाता है। सोफिया उन दोनों की बात सुनकर कहती है तुम लोग क्या अजीब बातें कर रही हो। लूना कहती है तुमको कहीं जलन तो नहीं हो रही। और देखते ही देखते वो दोनों फिर से बहस करने लगती हैं। ये देखकर लिली कहती है तुम सब अगर लड़ोगी तो जेनोस को बुरा लगेगा, और मैं सच में चाहती थी कि हम सब एक साथ डिनर करें। ये सुनकर उन तीनों को अपनी गलती पर अफसोस होता है और वो लिली से माफी भी मांगती हैं। वो तीनों कहती हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे डिनर बनाने में। लिली उदास हो जाती है और बताती है कि इंग्रेडिएंट्स की कमी है इसलिए वो फिर से डिनर नहीं बना पाएगी। तभी वहाँ कार्मिला आ जाती है। उसे देखकर लूना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, और लूना तुरंत कार्मिला से माफी मांगने लगती है। कार्मिला गुस्से से कहती है मैं इंतजार कर रही थी लिली के बनाए हुए स्टोव का, और तुम तीनों ने पूरा सपाचट कर दिया। आन्या और सोफिया भी कार्मिला को देखकर बहुत डर जाती है। फिर कार्मिला कहती है शायद मुझे तुम्हारी रूहें खानी चाहिए, शायद वो भी स्टोव की तरह टेस्टी हो। ये बात सुनकर सोफिया और आन्या भी कार्मिला से माफी मांगने लगती हैं। फिर लिली कहती है तुम तीनों को इंग्रेडिएंट्स लाना होगा तभी मैं स्टोव फिर से बना पाऊंगी। कार्मिला के डर से वो तीनों तुरंत मान जाती हैं और कहती हैं कि वो सब इंग्रेडिएंट्स लाकर देंगी जो भी लिली को। फिर वो तीनों इंग्रेडिएंट्स लेने चली जाती हैं। उसके बाद लिली थोड़ा सैड होकर कहती है वो खास इंग्रेडिएंट्स आखिरी था जो मैंने स्टोव में डाला था। कार्मिला उससे कहती है तुम्हें उन पे ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। लिली कहती है क्या मैं सच में उन पे ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कार्मिला कहती है हाँ, और तुम उन्हें जल्दी मात भी कर देती हो, लेकिन अगर उन्होंने मेरी शराब को छुआ होता तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती। लिली कहती है लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कार्मिला लिली की ये बात सुनती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सीन चेंज होता है। हम जेनोस को देखते हैं और उसके सामने से जाती हुई एक डेमी ह्यूमन लड़की को देखते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती। जब जेनोस की नजर उस पे पड़ती है तो वो रुक कर उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पर उस डेमी ह्यूमन का मालिक आ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो बेकार लड़की, और तब से कहाँ थी तुम। वो लड़की डरते हुए कहती है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने उसे ट्रीटमेंट नहीं दी। उसका मालिक इतना
बेरहम होता है कि वो उसके बाल पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बहाने से मुझसे बच जाओगी? भूलो मत कि तुम एक गुलाम हो, चलो मेरे साथ वापस काम पर। और वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। जेनोस ये सब बस खड़ा होकर देखता ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कब्रिस्तान को देखते हैं जहाँ वो डेमी ह्यूमन लड़की और उसका मालिक मौजूद होते हैं। वो उस लड़की को लाकर एक कब्र पर पटक देता है और उस कब्र में से काली परछाइयां निकलने लगती हैं। फिर उसका मालिक उससे कहता है, एक गंदी कब्र एक गंदी डेमी ह्यूमन के लिए बेहतर है। तभी जो काली परछाइयां उस कब्र से निकल रही होती है वो उस लड़की के अंदर घुसने लगती है और वो उस लड़की को मारते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी कब्र यहीं बना दूं? तो जल्दी से अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। फिर वो उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वो दूर जा गिरती है और दर्द से तड़पने लगती है। उसका मालिक फिर कहता है, जल्दी उठ जाओ और काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारे साथ मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। तभी वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है, जैसे कोई उसके शरीर को काबू कर रहा हो, और वो उस आदमी पर अपने तेज पंजों से हमला कर देती है। उसके एक ही वार से उस आदमी का पेट फट जाता है। अपना खून देखकर वो घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो बेकार डेमी ह्यूमन? फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर जेनोस आ जाता है। वो आदमी जेनोस को देखकर कहता है, मेरी मदद करो, मेरी गुलाम पागल हो गई है और मुझ पर हमला करने लगी है। जेनोस उसकी हालत देखकर कहता है, तुम्हें कमजोरों पर जुल्म करना बहुत अच्छा लगता है ना? तो अब क्या हुआ? वो आदमी कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। तभी हम देखते हैं कि उस डेमी ह्यूमन में काली शक्तियाँ और ज्यादा घुसने लगती हैं। फिर जेनोस उस आदमी से पूछता है, इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे तुम? वो कहता है, हम तो बस अपना रोज का काम कर रहे थे। जेनोस कहता है, कैसा काम? लेकिन वो हिचकिचाने लगता है और जेनोस को सच नहीं बताता। वो कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और अगर तुमने इस लड़की को मार दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तभी वो लड़की उस आदमी पर कूद पड़ती है जैसे वो उसका शिकार हो, मगर जेनोस उसे बचा लेता है। फिर जेनोस उस लड़की से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम इतनी जानलेवा बन गई हो? उसके बाद वो जेनोस पर पत्थर फेंकने लगती है, लेकिन जेनोस उनसे आसानी से बच जाता है। वो आदमी फिर जेनोस से कहता है कि उस लड़की को मार दो, मगर जेनोस साफ साफ कह देता है, मेरा काम है जिंदगी बचाना, ना कि जिंदगी लेना। मैं किसी की भी जान नहीं लूंगा। फिर वो आदमी गुस्से में कहता है, अगर तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहे तो मेरी जान भी जा सकती है, और वो बस एक गुलाम है। ऐसे गुलाम मैं अक्सर खरीदता रहता हूँ। लेकिन जेनोस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर हमें जेनोस का पास दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, और जेनोस कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी की भी जान ना जाए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो आदमी जेनोस से पूछता है, तुम कौन हो? जेनोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है। तभी वो डेमी ह्यूमन एक बड़ा सा पत्थर जेनोस की तरफ फेंक देती है और जेनोस उसे एक पंच में ही चकनाचूर कर देता है। ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है और जेनोस से कहता है, कौन सा हीलर ये कर सकता है जो तुमने अभी किया? फिर हम देखते हैं कि वो डेमी ह्यूमन लगातार एक के बाद एक खतरनाक हमले जेनोस के ऊपर कर रही होती है, मगर जेनोस उससे आसानी से बच जा रहा होता है। लेकिन जब वो अपना लास्ट किलर मूव जेनोस के ऊपर करती है तो वो मूव उसका उल्टा उसी की तरफ पलट जाता है और वो जाकर दूर एक पुराने घर में गिर जाता है। और उस फाइट में जो भी तबाही मच रही होती है उसकी वजह से एक बिल्डिंग उस नोबेल पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस लड़की को, वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है, इसलिए जेनोस उसे कहता है, मैं तुम्हें चुटकियों में ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें शांत होना होगा। वो लड़की दर्द से तड़पते हुए जेनोस से मदद मांगती है। जेनोस उसकी जैसे ही मदद करने जाता है और जेनोस को दांत काट लेती है। जेनोस उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो। ये कहकर वो उसे हील करने लगता है और देखते ही देखते उसके अंदर जो घोष उसके ऊपर काबू किया होता है वो खत्म हो जाता है और वो लड़की हील होने के बाद बेहोश हो जाती है। जेनोस कहता है, ये कौन सी खेती हो रही थी जिसकी वजह से तुम्हें एक घोस्ट ने काबू कर लिया? फिर हम देखते हैं उस नोबेल को जो अभी भी जिंदा होता है, और वो जब जेनोस की पावर को देखता है तो वो कहता है, ये कैसा हीलर है, क्योंकि जेनोस का हीलिंग मैच बहुत ही पावरफुल होता है, और ये देखकर उसे यकीन नहीं होता। फिर वो जेनोस से हेल्प मांग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और वो समझ जाता है कि जेनोस के अलावा उसकी जान कोई भी नहीं बचा सकता। जेनोस से कहता है, आज के लिए
लिए मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, क्या तुम कल तक रुक सकते हो? वो गुस्से में कहता है, तुम क्या कह रहे हो? कल तक तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अभी इसी वक्त हील करो। जेनोस उससे कहता है, अभी हील करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और क्या तुम दे पाओगे? ये सुनकर वो अपने सारे पैसे निकाल कर जेनोस की तरफ फेंक देता है और कहता है, जितना तुम दिन भर में कमाते हो ये उसका 10 गुना है। जेनोस कहता है, ये तो बहुत कम पैसे हैं। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें मार्केट प्राइस से भी ज्यादा दे रहा हूँ। फिर हमारा जेनोस उससे हंसते हुए बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर है बिना लाइसेंस के, इसलिए उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। ये सुनकर वो कहता है, क्या तुम अंडरग्राउंड हीलर हो? जेनोस उसे बताता है कि ये एक काला धंधा है, तुम्हारे काम जैसा, बिल्कुल कब्रों को लूटने जैसा। वो नोबेल अनजान बनने लगता है, जैसे वो इस बारे में जानता ही नहीं हो, मगर जेनोस को सब पता चल चुका होता है कि वो क्या कर रहा था। जेनोस उससे कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी बाकी की फीस के बदले इस लड़की को ले जा रहा हूँ। वो नोबेल कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर जेनोस उसे हील कर देता है और उसे उस लड़की के स्लेव वाले डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जेनोस को जो उस लड़की का उठने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है, जेनोस उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? क्योंकि उसे याद नहीं होता कि जेनोस ने ही उसकी जान बचाई है। जेनोस उससे कहता है, मेरा नाम जेनोस है और मैंने तुम्हें खरीद लिया है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम टिल है, क्या तुमने मुझे सच में खरीद लिया है? जेनोस कहता है, हाँ, और तुम मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ी हो, इसलिए मुझे चेक करने दो कि तुम अच्छी कंडीशन में हो या नहीं। लड़की को शर्म आती क्योंकि जेनोस उसे कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो देख सके कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है या नहीं। फिर टिल अपने कपड़े उतार देती है। जेनोस कहता है, मैं जानता था तुम्हें पथरी हो गई है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो। फिर जेनोस अपने हीलिंग मैजिक से उसकी इस बीमारी को भी ठीक कर देता है। टिल उससे पूछती है, अभी तुमने क्या किया था? जेनोस उसे बताता है कि उसने अपनी मैजिक से उसके पेट के अंदर जो स्टोन था उसे बाहर निकाल दिया है। टिल कहती है, बिना मंत्र और बिना मैजिक सर्कल के तुमने ये कैसे किया? जेनोस उसे कहता है, ये तो कोई भी आम हीलर कर सकता है। लेकिन टिल जान चुकी होती है जेनोस कोई आम हीलर नहीं। वो इतना खुश हो जाती है कि वो अपनी बॉडी को ढकना भूल जाती है। जब उसे याद आता है तो टिल शर्मा जाती है। फिर वो जेनोस से कहती है, मास्टर आपका शुक्रिया। जेनोस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि थैंक्स से मेरा काम हो जाएगा? ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है। फिर जेनोस उससे कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तब जाके ये कर्ज तुम्हारा खत्म होगा। फिर टिल कहती है, आप जो चाहे वो मैं करूंगी, आपकी गुलाम होने के नाते। मतलब वो जेनोस को इशारा करती है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। फिर जेनोस उससे कहता है, क्या तुम इस खास जड़ी बूटी को खोजने में मेरी मदद कर सकती हो? वो कहती है, हाँ, क्यों नहीं। सी हम देखते हैं जेनोस और टिल को जंगल में। टिल कुछ पत्तियां उठाकर जेनोस से कंफर्म करती है, क्या ये वही जड़ी बूटी है? वो कहता है, हाँ, ये तो वही है। जेनोस उसको थैंक्स कहता है। टिल कहती है, क्या आपको बस इसकी ही जरूरत थी? मैं और भी ज्यादा की उम्मीद कर रही थी और उसके लिए मैं। फिर जेनोस उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अब और जो कर्ज था तुम पर मेरा वो भी तुमने अदा कर दिया है। टिल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, मैंने तो अभी कुछ की। जेनोस कहता है, ये पत्तियां मैं खोज नहीं पा रहा था, मगर तुमने इसे बहुत आसानी से खोज लिया मेरे लिए, तो अब से तुम आजाद हो, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकती हो। और ये कहकर वो स्लेव डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है। टिल को ये देखकर यकीन नहीं होता है कि वो अब गुलामी के पंजों से निकल चुकी है। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मगर अब मैं आजाद हूं, तो कोई ना कोई रास्ता मैं खोज लूंगी जिंदगी जीने का, और तब मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगी ये बताने। जेनोस उससे कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टिल, अगर तुम्हें कभी चोट लग जाए तो मुझे आकर दिखाना, मैं उसे तुरंत ठीक कर दूंगा। लेकिन सीन चेंज होता है, हम जेनोस को देखते हैं जो घर वापस आ चुका होता है। टिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे बताती है कि डिनर अभी तभी वहाँ पर लूना, सोफिया और आन्या भी वेजिटेबल्स और बाकी के इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती है। जेनोस उनसे पूछता है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने किए हुए कांड की वजह से बहाने। लिली उनके लाए हुए सामान को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आज तो हम बहुत नहीं। फिर हम जेनोस को देखते हैं। कार्मिला उससे कहती है, लग रहा है आज तुमने खूब मजे किए हैं और लग रहा है आज तुम किसी नई लड़की से मिल के आए हो, उसकी स्मेल तुम्हारी बॉडी से आ रही है। जेनोस अनजान बनने लगता है। फिर कार्मिला तभी वहाँ लिली जेनोस से आकर पूछती है, तुम क्या खाना चाहोगी? जेनोस उससे कहता है, तुम जो भी बनाओगी वो टेस्टी ही रहेगा, ये मैं जानता हूँ। लिली खुश हो जाती है ये सुनकर और जेनोस को इंतजार करने को कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर
फिर वो प्यारी सी स्माइल करके अचानक से रुक जाती है और जेनोस से कहती है, पहले मैं ब्लैक टी बना देती हूँ हम सब के लिए। जेनोस उससे प्यार से कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनोस का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं जिनके साथ वो एडवेंचर पे जाया करता था। उसके पार्टी का जो लीडर होता है उसका नाम रेन होता है। रेन जेनोस की तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंक कर कहता है, ये एक सोने का सिक्का है और तुम्हारे जैसा बेकार और गरीब इंसान ने इतना ज्यादा पैसा आज तक नहीं देखा होगा। ये देखकर जेनोस को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे एक गहरा शौक लग जाता है। वो उससे पूछता है, रेन ये तुम क्या कह रहे हो? फिर रेन उससे कहता है, तुमने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जेनोस उससे कहता है, मैंने तो तुम सबके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाई है और मैंने तो सोचा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। रेन जोर जोर से जेनोस की बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसे पहले भी बेवकूफ थे वैसे आज भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसा कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। और वो जेनोस की बेइज्जती करने लगता है, जिससे देखकर बाकी सब भी जेनोस के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर रेन जेनोस से कहता है कि हम इस देश की सबसे फेमस पार्टी बन चुके हैं, इसलिए अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जेनोस कहता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम इस पार्टी को यहाँ तक नहीं ला पाते। रेन कहता है, ये तुम्हारी हीलिंग मैजिक की वजह से नहीं हुआ, इसलिए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। ये हमारी मेहनत का नतीजा है जो हमें इस देश की सबसे बेस्ट पार्टी बनाता है। लेकिन असल में ये पार्टी जेनोस की वजह से ही इतनी फेमस और पावरफुल बनी थी और इस बात का इस घमंडी रेन को बिल्कुल एहसास नहीं था। जेनोस ये समझ जाता है कि इनका मतलब निकल गया है, इसलिए वो इसे निकाल रहे हैं। फिर रेन जेनोस से कहता है, जो सोने का सिक्का मैंने तुम्हें दिया है ये तुम्हारे लिए काफी है, इससे तुम जहाँ चाहो जा सकते हो और अपना बेकार समूह बंद ही रखना कि तुम गोल्डन फोनिक्स टीम के मेंबर रह चुके हो। जेनोस उससे कहता है, ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जेनोस की बेबसी देखकर वो सब चिल्ला चिल्ला कर उस पे हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिली को, जिसे दो बुरे लोगों ने पकड़ा होता है। उनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। जो लड़का होता है वो लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किसी तरह लिली उसके केले पर मार के भाग जाती है। फिर वो पीछे से लिली के पैर पर तीर मार देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ जख्मी होकर गिर जाती है। वो दरिंदा फिर लिली के साथ जबरदस्ती करने लगता है अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन लिली भी हार नहीं मानती और वो उसके हाथ में दांत काट लेती है। इस वजह से वो दरिंदा लिली को चाकू मार देता है और लिली वहीं गिर जाती है। फिर हम जेनोस को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तभी उसे उन बुरे लोगों की आवाज सुनाई देती है जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। जेनोस वहाँ जाता है और उनसे पूछता है, तुमने एक बच्ची को चाकू क्यों मारा? क्योंकि जेनोस की मुलाकात लिली से पहली बार ऐसे ही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बुरी लड़की जेनोस से कहती है, ये लड़की हमारी गुलाम है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जेनोस कहता है, मैं इस लड़की को खरीदूंगा तुमसे। ये सुनकर वो बुरी लड़की कहती है, ये तो मुझे बहुत अच्छी डील लग रही है, वैसे भी ये कुछ देर में मर ही जाएगी। और वो जेनोस से पैसे लेकर चले जाते हैं। जेनोस जाकर लिली को देखता है कि वो अभी भी जिंदा है कि नहीं। तभी लिली जेनोस से कहती है, क्या मैं मर जाऊंगी? जेनोस से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और ये कहकर वो उसे हील करने लगता है। लिली कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं बच पाऊंगी। जेनोस उससे कहता है, मैंने तुम्हें कब का हील कर दिया है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लिली ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो जेनोस से पूछती है, तुमने ये कैसे किया? जेनोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है और ऐसे जख्म वो चुटकियों में सही कर सकता है। लिली रोने लगती है, जेनोस ने उसकी जान बचा ली, इसलिए वो जेनोस को थैंक्स कहती है। जेनोस से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लिली अपना नाम बताती है और यहीं से हमारे हीरो और हीरोइन का एडवेंचर भरा सफर शुरू होता है। फिर हम देखते हैं जो जेनोस ने गोल्ड कॉइन इन बुरे लोगों को दिया होता है। लिली उस पैसे को लेकर परेशान हो जाती है, मगर जेनोस कहता है, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे तुम रहती कहाँ हो? लिली बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं और ना ही उसका कोई घर है। तभी लिली का बेड जोर जोर से आवाज करने लगता है। ये देखकर जेनोस कहता है, पहले तुम्हें कुछ कपड़े और खाना खिलाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिली को जो मजे से खाना खा रही होती है। वो जेनोस से पूछती है, क्या तुम नहीं खाओगे? जेनोस कहता है, मेरा पेट भरा हुआ है पहले ही। लिली कहती है, अच्छा तो ऐसा है। फिर जेनोस अपने मन में कहता है,
सच तो ये है कि मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। फिर वो सोचता है कि वो इस प्रॉब्लम से बाद में निपटेगा, पहले वो लिली को किसी बस्ती में छोड़ देगा, मगर उसे ये भी फिक्र होती है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इस बात को लेकर जेनोस थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर लिली उसे पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है। जेनोस उसे बताता है कि वो कुछ देर पहले अपनी एडवेंचरर पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके पास ना रहने की कोई जगह है ना ही कोई काम है। लिली कहती है अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हारा हाल मेरे हाल जैसा हो गया है। जेनोस कहता है शायद मुझे जल्द से जल्द कोई काम खोजना चाहिए। तभी हम एक जख्मी लड़के को देखते हैं। जेनोस से देखकर कहता है तुम्हें तो मैजिक बुलेट लगी है, ये खाओ तो बहुत गहरा लगता है। वो लड़का कहता है हाँ मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था इसलिए ऐसा हाल हो गया है मेरा। जेनोस कहता है इतना भी गहरा जख्म नहीं है जितना तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये तो बहुत जल्द हील हो जाएगा। वो जेनोस से कहता है तुम हो कौन भाई, और वो जेनोस उसे हील करने लगता है। देखते ही देखते इस लड़के का जख्म पूरी तरह से भर जाता है। ये देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और वो जेनोस से पूछता है तुमने इतने गहरे घाव को इतना जल्दी हील कैसे कर दिया, ऐसा हीलर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी लिली उससे कहती है कि जेनोस एक अमेजिंग हीलर है। वो लड़का कहता है मैंने तो तुम्हारा आज तक नाम नहीं सुना, तुम तो ऑसम हो यार। फिर वो जेनोस को पैसे भी देता है और जाते जाते उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर जेनोस एकदम से शांत हो जाता है। लिली उससे पूछती है क्या कोई बात है, तुम अचानक से इतने शांत क्यों हो गए। जेनोस को पता नहीं होता कि अगर वो हीलिंग मैजिक का यूज करे तो उसे उसके पैसे भी मिलेंगे, और जब पहली बार उसको किसी को हील करने के पैसे मिले तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जेनोस कहता है मैं अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके पैसे कमा सकता हूँ। लिली कहती है हाँ ये तो मैं जानती हूँ। जेनोस कहता है क्या तुम्हें याद है लिली, जब मैंने तुम्हें पहली बार हील किया था तो तुमने मुझे थैंक्स कहा था। लिली कहती है जहाँ तक मुझे पता है जब कोई आपकी मदद करे तो उसे थैंक्स कहना नॉर्मल है। फिर जेनोस कहता है ऐसा है तो मैं एक क्लिनिक खोलूंगा। लिली कहती है क्या तुम क्लिनिक खोलोगे। जेनोस कहता है हाँ, क्योंकि जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा उस बात से मैं बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब कभी नहीं चाहूंगा कि मैं जब किसी को हील करूँ तो वो सिर्फ थैंक्स कहकर चले जाएं, बल्कि उसके बदले मुझे पैसे भी दें। लेकिन मेरे पास हीलर लाइसेंस नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होगी लीगल बिजनेस चलाने। तभी लिली कहती है जेनोस इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने मुझे खरीद लिया है इसलिए तुम मेरे मालिक हो, तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ। जेनोस कहता है मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा था क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था बस। ये बात सुनकर लिली गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है और कहती है तो क्या तुमने मुझे इसलिए खरीदा था कि तुम मुझे वापस अकेला छोड़ दोगी। जेनोस कहता है लिली कुछ भी ऐसा मत बोलो जिसे लोग गलत समझ बैठे। जेनोस मान जाता है और कहता है जब तक हम किसी सेफ जगह को न खोज लें। ये बात सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी माँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक खंडहर इलाके को। ये देखकर लिली जेनोस से पूछती है क्या इस जगह तुम अपना क्लिनिक खोलोगे, यहाँ तो मुझे एक इंसान भी नहीं दिख रहा। जेनोस से पूछता है इसलिए क्योंकि शहर का ये हिस्सा सुनसान और छोड़ दिया गया है। फिर जेनोस उससे कहता है अगर मैं अंडरग्राउंड काम कर रहा हूँ तो उससे खुलेआम नहीं कर सकता ना। लिली कहती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम तो बहुत स्मार्ट। जेनोस को एक घर दिखता है और वो कहता है ये अच्छी कंडीशन में लग रहा है, मगर ये घर एकदम भूतिया लग रहा होता है। जेनोस कहता है चलो इसको अंदर से देखते हैं, लेकिन तभी लिली उस घर को देख जेनोस के पास आकर ये तो बहुत खतरनाक जगह लग रही है, अगर हमारा सामना किसी शैतानी आत्मा से हो गया तो हमारी तो खैर नहीं, क्योंकि वो इंसान जैसे ही दिखते हैं। और वो एक्टिंग करते हुए कहती है हमें मार के वो भूत भी बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं जेनोस और लिली उस घर में चले जाते हैं। लिली अपने मैजिक से वहाँ रोशनी कर देती है। जेनोस ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि लिली भी मैजिक यूज कर वो दोनों अच्छी तरह से घर को देखने लगते हैं। जेनोस कहता है ये घर तो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तभी हम किसी परछाई को देखते हैं और लिली उसे देखकर डर जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो हवा में उड़ रही होती है। वो कहती है मुझे अपनी सोल दे दो। लिली उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जेनोस से कहती है ये तो एक रैत है, यानी श्रापित आत्मा। जेनोस उसे देखकर डरता नहीं, वो कहता है शायद ये यहाँ पर रहती है। लिली जेनोस को इतना शांत देखकर उससे कहती है आखिर तुम इस समय इतना शांत कैसे रह सकते हो। और जो रैत होती है वो जेनोस के ऊपर अटैक कर देती है, मगर जब जेनोस अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है तुरंत उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगता है। जेनोस कहता है
अच्छा, रेत ऐसी होती है। मैंने ऐसी बहुत सारी स्पिरिट आत्माओं को खत्म किया है। जेनोस अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो अपने पार्टी के मेंबर्स के साथ एडवेंचर पे जाया करता था तो वहाँ पर भी बहुत सारी आत्मा होती थी। इसलिए आस्तोन मुझे पहले ही आगे भेज के अनडेड और ऐसी बुरी आत्माओं का सफाया करवा दी। इसलिए मैं जानता हूँ कि हीलिंग मैजिक इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लिली कहती है, मैंने तो सुना है एक रेत से टकराना मौत के बराबर, और तुमने तो 100 रैट्स का सामना किया है। फिर जेनोस उस रैत से कहता है, मुझे माफ करना पर यहाँ आसपास बस यही बिल्डिंग रहने लायक लग रही है। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो क्या हम यहाँ रुक सकते? उस स्पिरिट आत्मा को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहती है जेनोस से, तुम कह क्या रहे हो घटिया इंसान, और ये कहकर वो दोबारा हमला कर जेनोस अपने मैजिक से फिर उसे मजा चखा दे तो वो जेनोस से दूर भागने लगती है। जेनोस कहता है, तुम हम पर अटैक कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। वो जेनोस को हरा नहीं पाती है इसलिए वो और गुस्सा हो और अपने सर्वेंट्स को बुला लेती है। जेनोस पर हमला ये देखकर जेनोस थोड़ा बोर होने लगता है और कहता है, मैंने तो इस मामले को बातचीत से हल करने का सोचा था लेकिन लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये कहकर वो अपना हाई हीलिंग स्पेल यूज करता है जिससे वो सारे के सारे रैत के सर्वेंट्स खत्म हो जाते हैं। जेनोस का मैजिक देखकर वो रैत टेंशन में आ जाती है और कहती है, आखिर तुम हो कौन? जेनोस से कहता है कि वो बस एक अंडरग्राउंड हीलर है और वो बस यहाँ शांति से रहना चाहता है। वो रैत उससे कहती है, तुम पहला फ्लोर जैसा चाहो यूज कर सकते हो मगर दूसरा फ्लोर मेरा है। और ये कहकर वो चली जाती है और यहीं पर हमारे जेनोस की मुलाकात इस रैत यानी कार्मिला से होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिली को जो खाली बैठने की वजह से बोर हो रही होती है। जेनोस उस घर को क्लिनिक जैसा बना। फिर लिली जेनोस से कहती है, हमें इस क्लिनिक को एडवर्टाइज करना चाहिए बाहर जाकर। जेनोस सोचने लगता है, क्या ऐसा करना सही होगा? वो कहता है, अगर हम बाहर जाके अपने क्लिनिक को एडवर्टाइज करें तो रॉयल हॉस्पिटल वालों को पता चल जाएगा। लिली कहती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ऐसे तो हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का आ जाता है उसी वक्त और ये देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है मगर ये लड़का वही होता है जिसे जेनोस ने पहले भी ठीक किया होता है। जेनोस उससे कहता है, मैं जानता था कि तुम फिर जरूर आओगे। वो पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता चला? जेनोस उसे बताता है कि मैजिक गन शॉटगन वाला इंसान कोई नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता और जो लोग इतने खतरनाक होते हैं वो कभी बिना वजह नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम जोंडे है और वो चाहता है कि जेनोस उसकी बहन का इलाज करे और उसकी बहन और कोई नहीं बल्कि और ऐसे ही जेनोस से सोफिया की मुलाकात पहली बार होती है। सोफिया कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बेहतरीन हीलर हो। जेनोस उससे कहता है, मैं बेहतरीन तो नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा इलाज अच्छी तरह कर सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारा जख्म देखने दो। फिर सोफिया अपना जख्म दिखाती है। जेनोस कहता है, लगता है ये कोई ऐसी मैजिक गन थी जिसकी बुलेट में खास जहर भरा हुआ था और जो बुलेट थी वो अभी भी तुम्हारे हाथ में फंसी हुई है इसलिए तुम्हारा हाथ सड़ रहा है। जेनोस की बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है कि जेनोस ने उसे एक बार देख के सब कुछ बता दिया। सोफिया जेनोस से कहती है, तो क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? जेनोस कहता है कि तुम्हारा हाथ पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, पॉइजन पूरे शरीर में फैलने से पहले इसे काट देना ही सही रहेगा। सोफिया कहती है, तो ऐसा करना होगा तो बताओ तुम्हें इसके बदले कितना देना होगा? जेनोस कहता है 1 मिलियन येन। इतना ज्यादा पैसा सुनकर उन्हें गुस्सा आने लगता है कि वो हाथ काटने के लिए इतना ज्यादा पैसा मांग रहा है। सोफिया कहती है, मानना पड़ेगा, तुम बिल्कुल रहम नहीं करती और मैं सोफिया द टोर्नाडो हूँ, ये जानते हुए भी तुम मुझसे इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो। और ये सुनकर भी जेनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, वरना तुम अपना इलाज कहीं और भी करवा सकती हो। फिर हम देखते हैं जेनोस हमें सोफिया के बारे में बताता है कि वो स्लम पर राज करने वाली 3 सबसे बड़े बॉसेस में से एक है, लिजर्ड मैन की लीडर, जो मजलूमों की उम्मीद है और जो भ्रष्ट व्यापारियों से छीन कर उनका पैसा गरीबों में बांटती है। फिर सोफिया जेनोस से पूछती है, तुम हाथ काटने का इतना पैसा क्यों मांग रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका रीजन क्या है? जेनोस से कहता है, सबसे पहले इसने कहा कि मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ काटूंगा, अगर मैं तुम्हारा हाथ ना उगा पाया तो फिर तुम्हारा हाथ काटने का
कोई मतलब ही नहीं बनता और नया हाथ बनाना थका देने वाला काम है। सोफिया को जेनोस की बात का यकीन नहीं होता। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई हीलर नया हाथ जनरेट कर सकता है अपने मैजिक से। सोफिया की बात सुनकर जेनोस हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अदर हीलर्स ऐसा नहीं कर सकते? फिर हम देखते हैं जेनोस उसका इलाज करने लगता है। वो अपने मैजिक से एक तेज धार नाइफ बनाता है। ये देख सोफिया कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई हीलर ऐसा भी कर सकता है। इस जेनोस सोफिया का हाथ काटने लगता है और उसके साथ एक मैजिक कास्ट करता है जिससे उसे दर्द ना हो, और वो मल्टीपल हीलिंग स्पेल यूज करता है जिससे खून ना बहे। और देखते ही देखते वो अपने मैजिक से पहले बोन्स फिर नर्व्स बनाने लगता है और लास्ट में स्किन उसके ऊपर लगा देता है और पूरा हाथ बन के तैयार हो जाता है। ये देखकर सोफिया को यकीन नहीं होता, लेकिन जेनोस उसे ठीक करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता है। लिली उससे कहती है, जेनोस आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे हील कर दिया है। सोफिया कहती है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अमेजिंग हीलर नहीं देखा। तभी जो लड़का होता है सोफिया के साथ, वो कार्मिला को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। जेनोस उसे बताता है कि ये हमारी हाउसमेट रैथ है। वो लड़का कहता है, क्या तुम सच में एक रैथ के साथ रहते हो? फिर कार्मिला कहती है, मैं तो सोच रही थी कि जेनोस उसमें फेल हो जाएगा और ये लड़की मर जाएगी तो मैं उसकी आत्मा को खा जाऊंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। जेनोस कहता है, कार्मिला पर ध्यान मत दो, वो दिल की बहुत अच्छी है। ये बात सुनकर सोफिया जोर जोर से हंसते हुए कहती है, जेनोस तुम बहुत ही अमेजिंग इंसान हो, तुम मुझे पसंद आए। और वो कहती है कि वो अपने लोगों को भेजेगी उसके क्लिनिक पर और वो पैसे भी देंगे उनका इलाज करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिली को। वो कहती है, जेनोस मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। जेनोस उसे कहता है, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता है कब किसका ख्याल कैसे रखना है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया लिली। लिली अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लगती है। फिर जेनोस लिली से पूछता है, तुमने 3 कप चाय क्यों बनाई है? वो बताती है, तुम्हारे, मेरे और कार्मिला के लिए। जेनोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो चाय पिएगी? तभी कार्मिला वहाँ आ जाती है और वो कहती है, लिली ने इस चाय को बनाया है इसलिए मैं जरूर पीऊंगी। और वो सब मजे से चाय पीने लगे। लिली कहती है, सोफिया की वजह से अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे। जेनोस कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी कार्मिला कहती है, वो सब आएंगे तो जिंदा पर जाएंगे मुर्दा। और जैसे ही ये कहती है, उसका चाय की वजह से मुंह जल जाता है और वो वहाँ से चीखते हुए चली जाती है। देन लिली पूछती है जेनोस से, लिजर्ड मैन हमेशा इतना घायल क्यों हो जाती हैं? जेनोस कहता है, लगता है कि उनकी दूसरे ग्रुप से दुश्मनी चल रही है। स्लम्स में अभी भी डेमी ह्यूमंस के 3 ग्रुप्स आमने सामने खड़े हैं और लड़ाई चल रही है। तभी वहाँ वेयरवुल्व्स आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लूना, और ऐसे ही लूना से जेनोस की मुलाकात होती है पहली बार। जेनोस लूना के बारे में बताता है कि कहा जाता है अंडरग्राउंड की सारी इलीगल गैम्बलिंग वही चलाती है, लूना द टायरॉन। और पता नहीं क्यों ऐसे अंडरग्राउंड बॉसेस से मेरी मुलाकात क्यों हो रही है। फिर जेनोस लूना से कहता है, वैसे तो क्लिनिक बंद है, पर अगर मामला सीरियस हुआ तो मैं इमरजेंसी सर्विस दे सकता हूँ। लूना कहती है, इस जगह की असली इमरजेंसी तुम हो। जेनोस, हम सोफिया के लिजर्ड मैन को कितनी बुरी तरह से भी हरा दें, वो फिर से खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बात तब तक पता नहीं जब तक मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। जेनोस, तुम सच में एक लाजवाब हीलर हो। जेनोस कहता है, जैसे तुम्हें लगता है वैसा नहीं है, और मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। फिर लूना जेनोस को मारने के लिए हथियार उठा लेती है और कहती है, जब तुम मर जाओगे तो तुम सोफिया की मदद नहीं कर पाओगे अपने हीलिंग मैजिक से। जेनोस उससे लड़ना नहीं चाहता था, मगर वो जेनोस पर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन हमारा जेनोस कोई मामूली हीलर थोड़ी। लूना का जो एक्स होता है वो टूट जाता है जेनोस के डिफेंस मैजिक से, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। जेनोस उससे कहता है, लग रहा है तुम्हें बातों की भाषा नहीं समझ। जेनोस लिली को किसी सेफ जगह जाने को कह देता है। लूना का हथियार टूट जाता है, इसलिए वो डर से जम सी जाती है। फिर वो अपने वेयरवुल्व्स को अटैक करने के लिए, मगर जेनोस का इससे भी कुछ नहीं। जेनोस उनसे कहता है, क्या अब हम रुक सकते हैं? वो जेनोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए लूना और गुस्सा हो जाती है। तो अपने वेयरवुल्व से कहती है, इस घर को ही गिरा दो। वो सब घर के सामान को तोड़ने लगते हैं। जेनोस उन्हें समझाता है, मगर उन्हें समझ नहीं आता। तभी वहाँ कार्मिला आ जाती है। उसे देखकर सब वेयरवुल्व्स की फट जाती है। कार्मिला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को तोड़ने की? और फिर वो अपने मैजिक से उन पर हमला करती है। जेनोस कार्मिला को रुकने को कहता है। कार्मिला, इन चूजों की हिम्मत कैसे हुई मेरा घर तोड़ने की? मुझे इनकी सोल खाने दो। जेनोस कहता है, 2nd फ्लोर तुम्हारा है, अगर वो उससे कुछ करते हैं तो तुम उनकी सोल खा सकती हो, लेकिन पहला फ्लोर क्लिनिक है जो जिंदगी बचाने के लिए होता है, ना कि जिंदगी लेने के लिए। जेनोस की बात सुनकर वो रुक जाती है, इसलिए जेनोस उससे थैंक्स कहता है, मगर कार्मिला को थोड़ा शर्म आने। वो कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी न किया है, और वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। और ये देखकर लूना को राहत मिलती है। वो
कहती है एक रैच हीलर की बात कैसे सुन सकती है। फिर वो जेनोस से माफी मांगने लगती है। मैं नहीं जानती थी कि तुम रैत को भी कमांड दे। जेनोस कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम वेयरवुल्फ की फितरत ही रात में जीने की है और रैट्स या वैम्पायर जैसे हायर बींग्स का खौफ हमारे इंस्टिंक्ट्स में बसा होता है। उनमें से एक तो तुमने अपना दोस्त बना रखा है और हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए हमें माफ कर दो प्लीज। जेनोस कहता है नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है और ना ही मैंने उसे कोई कमांड दिया। फिर लूना अपने सिपाहियों से माफी मांगने को कहती है जेनोस से, और वो सब भी जेनोस से झुककर माफी मांगने लगते हैं। जेनोस को ये देखकर बहुत अजीब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सुअर को जो जेनोस से मिलने आया होता है। वो पूछता है क्या तुम ही वो अंडरग्राउंड हीलर हो, हमारी रानी तुमसे मिलना चाहती है।